हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहे हैं और ट्रांसलेशन हमारा चलेगा इंग्लिश टू हिंदी। और वो भी मैं ट्रांसलेशन आपको न्यूज़पेपर द हिंदू से एक पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं। एडिटोरियल है ये और इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। ये एडिटोरियल्स मैंने पहले ही कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, समय इतना नहीं मिल पाता है कि एडिटोरियल में कंटिन्यू करूँ, लेकिन मैंने किसी वीडियो में बताया था आपको कि एडिटोरियल में आपको वीक में 1-2 दिन जैसे समय मिलेगा वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसी कड़ी में आज का एडिटोरियल है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ में तो देखो क्या ही मिलेगा आपको, मतलब लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं इसमें से, तो लिखा हुआ तो आप नोट करते चलिएगा। तो पेन नोटबुक लेकर बैठो, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और बाकी ये जो न्यूज़ है जो कल आया था एडिटोरियल, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। टर्न एंड चर्न ऑन कास्ट काउंट एंड नेक्स्ट सेंसस। पता है आपको कि एडिटोरियल में सबसे पहले जो ऊपर ही ऊपर जो हेडिंग आती है, हेडलाइन आती है, उसमें हम इतना ग्रामर को फोकस नहीं करते हैं एक तो, और दूसरा किस विषय पर दिया गया है वो ऑन लगा के आपको देता है। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है कि ऑन एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो आपको बताता है कि किस विषय पर कोई चीज लिखी गई है। ऑन आपको बताता है विषय, कि इस विषय पर ये बात है। जैसे कोई बुक है हिटलर पर है तो वो हिटलर की बात करता है, कोई बुक गांधी पर है तो गांधी उसका विषय हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये इसका विषय है ऑन कास्ट काउंट एंड नेक्स्ट सेंसस। टर्न एंड चर्न क्या है पहले तो ये नोट कर लो। ये एक ईडियम है, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जो लगातार बदलती रहती है, जो कांस्टेंट चेंज की कंडीशन में होती है, उस स्थिति को हम बोलते हैं टर्न एंड चर्न। लिख लो। तो अ सिचुएशन ऑफ फ्लक्स कह सकते हो, अ सिचुएशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, टर्न एंड चर्न। मतलब बदलती रहे स्थिति, परिवर्तनशील हो, उसको हम टर्न एंड चर्न बोलते हैं। किस बारे में है? ऑन कास्ट काउंट, इस बारे में है। कास्ट काउंट मतलब जाति गणना। एंड नेक्स्ट सेंसस, और अगला जो जनगणना है, ये क्या होती है? जनगणना। यहां पे जनगणना है और ये जाति गणना है। एक कंफ्यूजिंग वर्ड में आपको पूछ सकते हैं, कास्ट और कास्ट में क्या डिफरेंस है? CAST और CASTE, तो ये तो जाति होती है, और ये जो कास्ट है इसका मतलब होता है फेंकना या वोट डालना। वोट हालांकि जोड़ना पड़ेगा आपको आगे, वोट डालना इसका मतलब होता है कास्ट का, ठीक है। अच्छा, कास्ट के तीनों फॉर्म जो होती है, ये कास्ट तो नाउन है, ये कास्ट है, ये वर्ब है। इस कास्ट का मतलब, इस कास्ट के तीनों फॉर्म जो होती है ना, वो ऐसे बनती है, कास्ट कास्ट कास्ट, तीनों फॉर्म सेम होती है, कास्ट कास्ट कास्ट, ये याद रखना। कास्ट के तीनों फॉर्म सेम है। तो क्या समझ में आया आपको हेडिंग में कि ये परिवर्तनशील स्थिति है, और किसको लेकर लिखा गया है? कास्ट काउंट और नेक्स्ट सेंसस को लेकर, ये जाति गणना और अगली जनगणना पे लिखा गया है। ट्रांसलेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन के लिहाज से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको जब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आजकल बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाने लगा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेगा, इस लिहाज से मान लो। आगे क्या दे रखा है देखो, आगे दे रखा है साहब आपको कि अ कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड टू ओसिफाई सोशल सेगमेंटेशन। एक तो सोशल सेगमेंटेशन का मतलब सामाजिक विभाजन है। सोशल सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सामाजिक विभाजन। सेगमेंटेशन का मतलब डिवीजन मान लो, विभाजन मान लो। और ये जो है ओसिफाई, इसका मतलब होता है स्टीफन करना, मतलब और ज्यादा मजबूत करना। ये एक्चुअल में हड्डी की तरह मजबूत कर देने को बोलते हैं। हड्डी की तरह मजबूत करने को क्या बोलते हैं? ओसिफाई। तो ये है मजबूत करना, स्टीफन करना, कड़ा करना, ठीक है। हार्डन भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, हार्डन करना। क्या ट्रांसलेशन है? ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। मॉडल के साथ जब बी देखते हो तो पैसिव होता है, बी के साथ थर्ड फॉर्म देंगे ही, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है। अ कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड। एक जाति जनगणना, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। टू ओसिफाई मतलब और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या? सामाजिक विभाजन को। तो इसकी ट्रांसलेशन ये हो गया कि सामाजिक विभाजन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, है ना, ये थोड़ा सा इसको ऐसा मान लो, सख्त बनाने के लिए, ठीक है। सामाजिक विभाजन को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए जाति जनगणना को की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा था सेंटर्स डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट इन्यूमरेशन।
इन्यूमरेशन का मतलब लिख लो काउंटिंग, ये नाउन है, इसका मतलब है काउंटिंग, गणना, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग मान लो, गणना, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, इन्यूमरेशन, ठीक है। प्रोसेस एक्ट मान लो, गणना गिनती करने का एक्ट, एक्ट ऑफ काउंटिंग, गिनती करने की जो क्रिया है उसको इन्यूमरेशन बोलते हैं। द सेंटर्स डिसीजन, केंद्र सरकार, सेंटर का डिसीजन, अपोस्ट्रोफे लग रहा है तो का, के या की रिलेट करने के लिए आता है, जोड़ने के लिए आता है। और अपोस्ट्रोफे जहां लगता है उसको हम जिनिटिव केस बोलते हैं। किसमें? नाउन के अंदर एक केस आता है, केस पढ़ते हैं संज्ञा और कारक, उसमें एक केस होता है जिनिटिव केस, और जिनिटिव केस में हम अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपोस्ट्रोफे का यूज हुआ, ये रिलेट कर रहा है। कभी बताया है मैंने आपको कि जब अपोस्ट्रोफे के पहले जो चीज होती है और अपोस्ट्रोफे के बाद में जो चीज होती है वो दोनों ही नाउन होती हैं, तो ये दोनों नाउन है, ठीक है। द सेंटर्स डिसीजन, केंद्र सरकार का निर्णय। टू इंक्लूड, इंक्लूड का शामिल करना, शामिल करने के लिए क्या? कास्ट इन्यूमरेशन, जाति गणना को। इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस, किसमें? अगले राष्ट्रीय जनगणना में। सेंसस क्या? जनगणना। मार्क्स, ये मार्क्स की जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो सब्जेक्ट यहां है, डिसीजन। ये डिसीजन जो है वो चिन्हित करता है, मार्क करता है अ शार्प डिपार्चर। शार्प मतलब काफी तीखा, काफी तेज, काफी कह सकते हो बहुत बड़ा। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। फॉर द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग मतलब सत्ताधारी, रूलिंग का मतलब क्या है? सत्ताधारी, ठीक है। रूलिंग का एक सिनोनिम होता है क्या? जो इनकम्बेंट है, जो पावर में है, जो सत्ता में है, ठीक है। बीजेपी, सत्ताधारी बीजेपी, फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, और ये किससे डिपार्चर है, किससे प्रस्थान है? अपने, किसके लिए आया? अपना, बीजेपी के लिए। प्रीवियस मतलब पिछला, पोजीशन मतलब स्थिति, जो अपनी पिछली स्थिति थी उससे डिपार्चर है, ठीक है। समझना फिर से, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि केंद्र सरकार का जो निर्णय है कि अगले राष्ट्रीय जनगणना में हम जाति जनगणना को शामिल करेंगे, ये बताता है कि बीजेपी की जो पिछली स्थिति थी उससे इसने क्या किया है? डिपार्चर लिया है, प्रस्थान किया है। पिछली स्थिति से एकदम उलट इसका रुख है, ये इसका मतलब है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? केंद्र सरकार का निर्णय, क्या निर्णय है? निर्णय है इंक्लूड करने का, शामिल करने का। किसको? कास्ट इन्यूमरेशन को, जाति जनगणना को। किसमें? अगले राष्ट्रीय जनगणना में। वो मार्क करता है, चिन्हित करता है। क्या चीज? अ शार्प डिपार्चर, एक बहुत बड़ा डिपार्चर है ये, प्रस्थान है। किससे प्रस्थान है? प्रस्थान है ये रूलिंग जो बीजेपी है, सत्ताधारी बीजेपी है, उसका जो पिछला रुख था उससे ये प्रस्थान है। ये उससे प्रस्थान है, पिछले रुख में इसने कुछ अलग बोला होगा, अब क्या अलग बोला है वो कहना चाहता है। तो कुछ बातें बता देता हूं। यहाँ पे डिसीजन सब्जेक्ट था, ठीक है। इसकी वर्ब जो है वो ये है मार्क्स। ये डिसीजन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है मार्क्स। केंद्र सरकार का निर्णय, ठीक है। अब निर्णय क्या है वो बता रखा है, शामिल करने का निर्णय। किसको? जाति जनगणना को। किसमें? अगले राष्ट्रीय जनगणना में। ये इसका निर्णय है। ये चिन्हित करता है शार्प डिपार्चर, बहुत बड़ा प्रस्थान है। किसके लिए? सत्ताधारी बीजेपी के लिए। और किससे प्रस्थान है? किससे इसने उलट रुख लिया है? वो लिया है अपनी प्रीवियस पोजीशन से। इट्स यहां पजेसिव एडजेक्टिव है, याद रखें। ये इट्स कई बार जाने अनजाने में आप ये जो लगा देते हो, ये बेटा इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, तो ये यहाँ नाउन है और ये भी एडजेक्टिव है प्रीवियस, ठीक है। रूलिंग बीजेपी में दैट डिटर्मिनर है, ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, ये नाउन का काम करेगा, ठीक है। दैट डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद में जनरली जब दो शब्द आते हैं, दूसरा नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है। फ्रॉम है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये वाला पोजीशन है, नहीं क्या? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी फिलहाल मेरा उद्देश्य इतना ही है इसके अंदर कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इसको अगर तुम्हें लिखना हो, सही तरीके से क्रम में जमाना हो, तो कैसे इसको लिखेंगे आप। तो ये रुख में बदलाव,
ये इस विषय पर ये टाइटल आपको दे रखा है, मतलब ये एडिटोरियल आपको दिया है। इस एडिटोरियल में आपको जो शुरुआती लाइन दे रखी है, इसको आप ऐसे बना सकते हो कि अगली जनगणना में, इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस, अगली जनगणना में जातिगत गिनती, ये जो है ना कास्ट इन्यूमरेशन को शामिल किए जाने का केंद्र का फैसला जो है, अगली जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किए जाने का केंद्र का जो फैसला है, ठीक है, वो सत्तारूढ़ भाजपा, जो ये सत्ताधारी बीजेपी है, इसका पुराने रुख में, जो प्रीवियस पोजीशन है उसमें क्या आया है, अचानक बड़ा बदलाव दिखाता है, चिन्हित करता है, बड़ा बदलाव, शार्प डिपार्चर। अगला चले, आगे देखो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर के पहले दे लगता है, डेजिग्नेशन कोई भी हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, दे का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ नाम देते हैं उस व्यक्ति का जो व्यक्ति उस पर इनकम्बेंट है, आसीन है, बना हुआ है, तो हम इससे पहले दे नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इन 2024 टारगेटेड द कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, हैड, ये यहां हटा दोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म टारगेटेड, टारगेट करने का मतलब है कि इन्होंने टारगेट किया, ये नहीं कि लक्ष्य कांग्रेस, मतलब यहां पे इन्होंने आड़े हाथों लिया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2024 में, ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि समय बता रहा है, समय बताने वाले शब्द किस कैटेगरी में जाते हैं, एडवर्ब की कैटेगरी में। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस से पहले दे है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले हम दे लगाते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो, कांग्रेस का क्या, इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये हालांकि केवल मैनिफेस्टो के लिए आ रहा है, कांग्रेस के लिए नहीं आ रहा दे। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र होता है, पॉलिसी स्टेटमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पॉलिसी स्टेटमेंट, घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो को क्या बोलते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट, घोषणा पत्र। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने 2024 में कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो को टारगेट किया था, मतलब जो इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिस जो था कांग्रेस का, उसको टारगेट किया था। और क्या प्रॉमिस था, ऑफ अ कास्ट सेंसस, जाति जनगणना का, एज ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई होती है, अक्स होता है, ऑफ इट्स अर्बन नक्सल थिंकिंग, जो अर्बन नक्सलवादी सोच है, उस रूप में इसको कहा था कि भी इन्होंने जो ये वादा किया है हम अपने घोषणा पत्र में कि ये जाति जनगणना कराएंगे, ये उनकी अर्बन नक्सल विचारधारा को दर्शाता है, ऐसा बोला था, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पे अर्बन नक्सल जो है वो एक्चुअल में ऐसा समझो कि जब कोई सरकार का विरोध करते हैं वो लोग जो कि बिना मतलब कहें कि कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास हथियार हैं और वैसे विद्रोही हैं, वो खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन वो पत्रकार हो सकते हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सोशल एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, ऐसे जो लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि भी आप ये गलत कर रहे हैं, देश हित में ये अपनी बातों को रखते हैं, उसको अर्बन नक्सल कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर और अर्बन नक्सल थिंकिंग, इसको अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो क्या कहा जाएगा वो सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल जातिगत जनगणना जो है, जाति जनगणना है, इसका जो वादा है उसको निशाने पर लिया था। हेड टारगेट मतलब निशाने पर लिया था, ठीक है। और साथ में निशाना लेते हुए इन्होंने एक बात कही थी कि भाई ये अर्बन नक्सल विचारधारा का अक्ष इसमें दिखता है, ठीक है। निशाना बनाते हुए, निशाने पर लेते हुए इसे उसकी अर्बन नक्सल सोच की छवि बताया था, परछाई बताया था, ठीक है। फिर समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जाति जनगणना के वादे को निशाना बताया था,
निशाना बताते हुए, निशाना साधते हुए इस पर इसकी अर्बन नक्सल सोच का इसको अक्ष बताया था कि ये जो प्रॉमिस है ये अर्बन नक्सल सोच की क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है साहब, अगले में आइए, आगे क्या कह रहा है, आगे यहां से स्टार्ट करें। ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर, पिछले साल जो आम चुनाव हुए थे, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान है, प्रेपोजिशन है। द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर हो गया एडवर्ब, पिछले साल की बात कर रहा है। जनरल इलेक्शन निश्चित हो गया, पिछले साल जो हुआ था वही चुनाव, तो ये होमोफोरिक रेफरेंस ऑफ दैट दिखाता है जब आप किसी नाउन से ना कोई परिचय पहले मिलता है ना परिचय बाद में मिलता है, फिर भी आप समझ जाते हो कि नाउन क्या कहना चाहती है, तो उसमें हम दे लगाते हैं, उसे होमोफोरिक रेफरेंस ऑफ दे कहते हैं। कौन सा रेफरेंस है? होमोफोरिक, होमोफोरिक रेफरेंस ऑफ दे कहा जाता है। ठीक है, ये अगर आपने मेरे से पढ़ा है आर्टिकल वगैरह तो समझ में आ जाएगा कि होमोफोरिक रेफरेंस बोलते किसको हैं। तो कह रहा है ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर, पिछले वर्ष आम चुनाव के दौरान बीजेपी लीडर्स हैड आस्क्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, बीजेपी नेताओं ने, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड आस्क्ड द पीपल फॉर ए मैसिव लोकसभा मेजोरिटी, इन्होंने मांग की थी। ये आस्क के साथ में जब फोर लगाते हो आप, इसका मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। और आप देखिएगा किसी भी वीडियो में मैंने अगर आस्क फॉर समझाया है, वहां तीन चीजें लिखी हैं, आस्क फॉर बराबर कॉल फॉर बराबर डिमांड, आस्क फॉर बराबर कॉल फॉर बराबर डिमांड। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई पिछले वर्ष आम चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने लोगों से एक भारी, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, ये वैसे एडजेक्टिव होता है, और ह्यूज के साथ साथ आप इनोमस लिख सकते हो, आप इसको जाइगेंटिक लिख सकते हो, ये सब सिनोनिम है इसके, ह्यूज, इनोमस, जाइगेंटिक। मैसिव एडजेक्टिव है। लोकसभा मेजोरिटी, लोकसभा बहुमत के लिए मांग की थी। टू रीमॉडल, नया रूप देने, री मतलब पुनः, ये एक प्रीफिक्स लगा है मॉडल से पहले, मॉडल का मतलब प्रतिरूप होता है, तो पुनः नया रूप देने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द लगेगा, संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और द का प्रयोग करेंगे। डिटर्मिनर के बाद में जो शब्द आता है वो नाउन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, समझो क्या कहा है। कह रहा है कि भी पिछले वर्ष आम चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने लोगों से, बीजेपी नेताओं ने संविधान में, संविधान को नया रूप देने के लिए, ये टू रीमॉडल है ना, टू के साथ बेस फॉर्म दे रखी है, और टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है, किसमें? आपके ग्रामर की भाषा में टू प्लस बेस फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है, और ये उद्देश्य के लिए आता है, पर्पस बताता है कि आपका उद्देश्य है क्या, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू लर्न इंग्लिश, आप ये वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ऐसी यहाँ पे स्थिति है कि टू के साथ बेस फॉर्म अगर है तो इसका मतलब है ऐसा करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए। तो पिछले साल आम चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने संविधान में, संविधान को एक नया रूप देने के लिए लोगों से भारी लोकसभा बहुमत की मांग की थी। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, समझ में आ गया। पिछले वर्ष आम चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने संविधान को नया रूप देने के लिए लोगों से भारी लोकसभा बहुमत की मांग की थी। समझ में आ गई बात? अगले में आइए। दिस प्रॉमिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से बदलाव, और ये बदलाव जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, बेटरमेंट के लिए होता है। तो लिख लो, ओवरऑल वैसे वर्ब भी होती है लेकिन यहां तो फिलहाल नाउन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पे एडजेक्टिव दे रखा है, ओवरऑल यहां पे नाउन है। लिख लो बदलाव, कौन, ओवरऑल का मतलब क्या है? बदलाव, मतलब ये बेहतरी के लिए बदलाव होता है। द एक्ट ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग अ सिस्टम, क्या लिख लोगे? द एक्ट ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग, द एक्ट ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग अ सिस्टम। ठीक है, परिवर्तनशील मतलब क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोल सकते हो, और ये इसलिए होता है ताकि सिस्टम इफेक्टिवली काम करे, फॉर बेटरमेंट।
अब देखो लोक आगे, दिस प्रॉमिस, ये जो वादा है, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहोल, ये ओव होता है, अव होता है, ऑफ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ओवरहोल बदलाव के लिए वोज सीन, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, देखा गया बाई ओबीसी, ओबीसी के द्वारा, एंड दलित ग्रुप्स और दलित समूह के द्वारा, एज मतलब इस रूप में, अ थ्रेट टू, एक खतरे के रूप में। खतरा क्या था? डिसमेंटल करने का। डिसमेंटल का मतलब वैसे टुकड़ों में तोड़ना होता है, डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेक इनटू पीसेस। लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है? गेट रिड ऑफ ए सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन, गेट रिड ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम से छुटकारा पाना, कि इनको लगा कि ये सिस्टम जो है, ये कास्ट रिजर्वेशन जो है, जो जाति आरक्षण है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ये इसके लिए खतरा है। ठीक है। एंड पार्टली एक्सप्लेन्स, पार्टली मतलब आंशिक रूप से, एक्सप्लेन्स मतलब व्याख्या करता है, समझाता है, वाई द बीजेपी, कि क्यों बीजेपी जो है फेल शॉर्ट ऑफ, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब वो पीछे रह जाना। फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब जो एक्सपेक्टेड लेवल था उससे पीछे रह जाना, लिख लो। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है फेल टू मीट या फेल टू रीच, जहां तक आप पहुंचना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए हो। फेल टू मीट मतलब पूरा करने में असफल रहना, या फेल टू रीच, जहां तक आपका एक्सपेक्टेड लेवल था वहां तक आप पहुंच नहीं पाए, इसी कारण से बीजेपी पीछे रह गई थी। इलेक्टोरल मेजोरिटी मतलब चुनावी बहुमत से। अब समझो, काफी सारी चीज समझने योग्य, सीखने योग्य भी है। ये जो प्रॉमिस है, ये जो वादा है संवैधानिक बदलाव का, वो उसको ओबीसी और दलित ग्रुप ने ऐसे माना कि ये खतरा है। किस लिए? कि ये चाहते हैं कि भी जाति आरक्षण को खत्म कर देंगे इससे तो, और इस प्रकार से ये आंशिक रूप से समझाता है कि बीजेपी क्यों चुनावी मेजोरिटी से पीछे रह गई थी। ये तो इसका ट्रांसलेशन बताया मैंने आपको, और ट्रांसलेशन एग्जैक्ट है वो भी आप समझ लो इसका फिर से एक बार। क्या बोल रहा है? कि दिस प्रॉमिस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहोल, ये एक संवैधानिक बदलाव का जो वादा है, उसको बीजेपी और दलित समूह ने जाति आरक्षण को खत्म करने के खतरे के रूप में देखा, और यह आंशिक रूप से बीजेपी चुनावी बहुमत से पीछे क्यों रह गई थी इस कारण को समझाता है। यह इसका ट्रांसलेशन। ठीक है। संविधान में बदलाव का जो ये वादा था, संविधान में बदलाव का जो ये वादा है, इसने अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी और दलित समूह ने जाति आरक्षण खत्म करने की खतरे के रूप में देखा, धमकी के रूप में देखा, और यह इस बात की आंशिक रूप से व्याख्या भी करता है कि भाजपा चुनावी बहुमत से क्यों दूर रह गई थी, क्यों चूक गई थी, पीछे रह गई थी। ठीक है। अब काम की बातें कुछ ग्रामर के हिसाब से यह है कि दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में भी आते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी आते हैं। बस फर्क ये है कि दिस अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद में हम नाउन लगाते हैं, और दिस अगर एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है, तो आगे नाउन नहीं लगाते हैं। एक बात, डिटर्मिनर, ये सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया तो आगे ये नाउन हो गया प्रॉमिस, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है, तो ये सब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है हमेशा। प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है वो निश्चित रूप से या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये नाउन है, इसके पहले ये एडजेक्टिव है, ये आपका डिटर्मिनर है। वोज सीन के लिए सब्जेक्ट जो है वो प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस को देखा गया। ठीक है। ये पैसिव वॉइस है किसका? सेकंड फॉर्म का, पास्ट इंडेफिनिट का। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ड से बनता है। किसके द्वारा देखा गया? ये एजेंट हो गए, इनके द्वारा। किस रूप में देखा गया? एज डिटर्म, आपका एडवर्ब होता है। थ्रेट खतरा होता है, और खतरे के लिए टू लगता है ना। खतरा किस चीज को है? टू लगता है। ये वैसे मान लो यहां खतरा ना हो कि धमकी, मान लो कि ये धमकी थी, नाउन दे रखा है, ए दे रखा है, डिटर्मिनर ये नाउन हो गया। धमकी किसकी थी? कि हम डिसमेंटल कर देंगे, मतलब इस सिस्टम से छुटकारा मतलब दिला देंगे या खत्म कर देंगे सिस्टम को। सिस्टम क्या था? कास्ट रिजर्वेशन। ये इसका ऑब्जेक्ट है। एंड आपका कंजंक्शन हो गया। पार्टली एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स यहाँ पे वर्ब है, ये इसका एडवर्ब है। पार्टली आंशिक रूप से समझाता है कि वाई द बीजेपी, बीजेपी राजनीतिक पार्टी, द का प्रयोग है। फेल शॉर्ट ऑफ, ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, मतलब एक फ्रेज है, इसका मतलब पीछे रह जाना। एन इलेक्टोरल मेजोरिटी, एन डिटर्मिनर, इलेक्टोरल एडजेक्टिव और मेजोरिटी नाउन। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, हर बार तो नहीं लेकिन जनरली। ये देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल में भी एल आ रहा है तो ये भी एडजेक्टिव, और ये इलेक्टोरल में एडजेक्टिव, है ना। आगे देखो,
इन 2015, ये समय है, समय लास्ट में भी लगा सकते हो। जब आप कभी ट्रांसलेशन की बात हम करते हैं तो समय जो है वो एंड में लगाना चाहिए, शुरू में भी लगा सकते हो, एडवर्ब है, बाकी लास्ट में लगाया हुआ ठीक रहता है। थोड़ा सा एक हैबिट डाल लो कि मुझे तो हमेशा ऐसे ही यूज करना है ताकि ग्रामर आपके मतलब एग्जाम्स में गलती ना हो। तो इन 2015 2015 में द आरएसएस चीफ्स कॉल फॉर का मतलब डिमांड बताया था, ठीक है। तो आरएसएस के जो मुखिया हैं उनकी जो डिमांड थी क्या, अ डिबेट की एक बहस हो ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, किस पर, जाति आधारित आरक्षण पर, लेड टू, ये जो इनकी डिमांड थी ना ये परिणित हुई, लेड जो है वो लीड की सेकंड फॉर्म है, लीड की सेकंड फॉर्म लेड होती है और लीड की थर्ड फॉर्म भी लेड होती है, ठीक है। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, मतलब परिणित होना, परिणाम निकलना, ये इसका मतलब होता है। लीड टू का मतलब क्या होता है, रिजल्ट इन, परिणित होना। तो ये कह रहा है कि ये परिणित हुई किस चीज में, सेटबैक्स फॉर द बीजेपी। सेटबैक का मतलब हार भी होता है, डिफिकल्टी भी होता है, समस्या को, बाधा को, रुकावट को सेटबैक्स बोलते हैं। लिख लो, सेटबैक्स नाउन है, इसका मतलब या तो होती है हार, डिफीट, या कोई झटका लगता है, डिफिकल्टी है, ट्रबल है, मुसीबत है, हर्डल है ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेटबैक के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात, डिफिकल्टी लिख लो इसको, या इसको आप डिफीट कर लो, ये सब मतलब है। तो ये परिणित हुई किस चीज में, बीजेपी के लिए डिफिकल्टी में, इन द बिहार असेंबली इलेक्शंस, बिहार विधानसभा चुनाव में। तो 2015 में आरएसएस के मुखिया की जो मांग थी, जाति आधारित आरक्षण पर बहस की जो मांग थी, ये बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में समस्याओं में परिणित हुई, ये मतलब है। 2015 में आरएसएस के मुखिया की जाति आधारित आरक्षण की मांग बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबतों में परिणित हुई, ये मतलब है। आगे है द महाराष्ट्र एंड हरियाणा असेंबली इलेक्शन विक्ट्रीज इन 2024 सजेस्टेड। जो महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इलेक्शन विक्ट्रीज हैं, महाराष्ट्र में और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जो जीते हैं, प्लूरल हो गया, इन 2024 2024 में सजेस्टेड, इन्होंने सुझाया, इन्होंने संकेत दिया दैट की द बीजेपीज प्लैंक ऑफ हिंदू यूनिटी। इस प्लैंक का मतलब ऐसे तो प्लैंक होता तख्त, लकड़ी का जो थिन फ्लैट पीसेस होते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब है प्रिंसिपल, सिद्धांत, नाउन है। तो बीजेपी का जो सिद्धांत है हिंदू यूनिटी का, हिंदू एकता का, एंड इट्स रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, टू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, और प्रतिरोध किसके लिए, जाति आधारित राजनीति के लिए, कंटिन्यू टू रिटेन, ये जारी रहा, रिटेन मतलब बनाए रखना, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन, बना के रखना, कायम रखना, इलेक्टोरल साइलेंस मतलब चुनावी सैलियंस का मतलब फीचर, विशेषता, चुनावी विशेषता के रूप में इसको कायम रखा गया, ये मतलब है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है देखो, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो जीत है 2024 में, इन्होंने संकेत दिया कि बीजेपी का हिंदू एकता का जो सिद्धांत है और इसका जो जाति आधारित राजनीति का विरोध है, ये चुनावी विशेषता को कायम रखना इन्होंने जारी रखा। कंटिन्यूड मतलब जारी रहा, क्या, चुनावी विशेषता इनकी इस तरीके से बनाए रखने में, रिटेन का मतलब क्या है, बनाए रखना। तो वर्ष 2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो जीत थी, इन्होंने ये संकेत दिया, ये बताया कि भाजपा के हिंदू एकता का जो सिद्धांत है और जाति आधारित राजनीति के प्रति उसका जो प्रतिरोध है, उसकी अहमियत अभी भी बरकरार है। ये इसका ट्रांसलेशन है, ठीक है। आगे चलें, यहां तो कुछ खास नहीं था। रेजिस्टेंस में देखो लास्ट में ANCE आ रहा है, ये सफिक्स है, ये जब सफिक्स आता है ANCE ENCE वाला, ये नाउन होता है, तो रेजिस्टेंस क्या है, नाउन है, ठीक। आगे कह रहा है बट एज इट टर्न्स आउट, टर्न आउट का मतलब होता है अकर होना, हैपन होना, सामने आना, अकर या हैपन कर दो, या सामने आना मान लो घटित होना। तो जैसा कि सामने आया, द बीजेपी वॉज प्रोबेबली अनश्योर, बीजेपी संभवतया अनश्योर थी, मतलब इनको पक्का नहीं पता था, ऑफ इट्स इलेक्टोरल ग्राउंड, अपने चुनावी आधार का, एंड फियर्ड और सेंस्ड, एंड फियर्ड और ये डर गई या इसको भांप लिया, फियर मतलब डर गई या इसने भांप लिया, एन अंडर करंट इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस। एक अंडर करंट का मतलब एक धारा, करंट मतलब धारा, अंडर करंट मतलब एक अंदरूनी धारा,
इन फेवर मतलब पक्ष में, ऑफ कास्ट सेंसस जाति जनगणना की, दैट इट कुड नो लॉन्गर पॉलिटिकली इग्नोर, जो कि ये अब आगे राजनीति उसे इग्नोर नहीं कर पाएगी, उपेक्षा नहीं कर पाएगी, पर्टिकुलरली इन बिहार, विशेष करके बिहार में, विच विल वोट लेटर दिस ईयर, जो इस साल आगे चलकर, लेटर जो है वो समय में बाद के लिए आता है, क्या करेगी, इस साल आगे चलकर वोट होंगे, मतलब चुनाव होने वाले हैं। फिर समझ लो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जैसा कि सामने आया है, एज इट टर्न्स आउट, जैसा कि सामने आया है, जैसा कि घटित हुआ है, भाजपा अपने चुनावी आधार को लेकर अनिश्चित थी, ठीक है। उसे जाति जनगणना के पक्ष में एक अंदरूनी धारा जो है उसका डर था, या उसने भांप लिया था, एहसास हो गया था कि वह इसकी राजनीतिक रूप से अब और अनदेखी नहीं कर सकती है, ठीक है। खास करके बिहार की बात है, खास करके बिहार में जहां इस वर्ष वोट पड़ने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। यहां काम की बात, एक तो सेंस जो है वो नाउन भी होता है, सेंस का मतलब ज्ञान भी होता है, मतलब, और सेंस एक यहां पे क्रिया है, इसका मतलब भांप लेना। और काम की बात इसमें यूं है कि लाइटर जो है, एक होता है LATTER, ये सीक्वेंस के लिए काम आता है, क्रम के लिए काम आता है, और ये कि LATER है, ये टाइम के लिए काम आता है, बाद में, समय के बाद में, ठीक है। तो ये सब, और टर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ये एग्जाम में पूछ भी जा सकती है, अकर या हैपन होता है, सामने आना होता है। तो ये आपके परीक्षा में ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत हेल्प करेगा पैराग्राफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और स्टेट एग्जाम्स की तैयारी आप करते हैं तो एक और चैनल हमारा चल रहा है इंग्लिश मास्टर के नाम से, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पे मिल जाएगा, वहां उस चैनल पे भी जुड़ जाइए। स्टेट एग्जाम्स की तैयारी आप वहां करें, केंद्र स्तर की भर्तियों की तैयारी आप यहाँ करें, और इंग्लिश आपकी बहुत बेहतर होगी। आप लगातार चैनल पर बने रहें, नए नए वीडियोस आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मास्टर पर। और ये वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपसे प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है। प्रेसी राइटिंग, मैं तो कहूं कि जब मैं किसी व्यक्ति को ये सजेस्ट करता हूं कि इंग्लिश आप सीखोगे कैसे, तो मैं कहता हूं कि व्यवहार में लाइए प्रेसी राइटिंग को, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है, अगर आपको ये आर्ट आ गई, मैं आर्ट कह रहा हूं इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश आ गई, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आर्ट ये है, कला है ये, अगर ये आपने सीख लिया तो इंग्लिश आपको बड़ी आसान लगेगी, आप चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे। आप अगर ब्लॉग लिखते हैं तो वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करेंगी, आपकी मेमोरी शार्प करने में भी हेल्प करेंगी। जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ पढ़ा, उसको समराइज कर दो, कितना बेहतर है ये। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए संक्षिप्तीकरण के दौरान, और ये हर परीक्षा में आजकल पूछे जाने लगी है। बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से, गंभीरता से देखना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियोस को ज़रूर से आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि एक सही प्लेटफॉर्म पे आके वो सही तैयारी कर सकें। तो साहब, ये प्रेसी राइटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रेसी राइटिंग में हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ये समझ गए आप, प्रेसी राइटिंग का मतलब क्या है? संक्षिप्तीकरण है। प्रेसी राइटिंग का मतलब क्या है? संक्षिप्तीकरण। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? मतलब आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उसको आपको शॉर्ट करना है, समराइज करना है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखा जाए? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने एक बुक भी है RAS के लिए, जिसका मैंने पहले काफ़ी बार आपको बताया भी है। टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस जो फिलहाल चैनल है अपना, एक अलग चैनल अपने ने इसके लिए बना दिया टेलीग्राम, उस पर तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी इंग्लिश मास्टर पे। और बाकी आप जो टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस है वहाँ पे जाके देखेंगे तो उस बुक के बारे में आपको बताया गया है। तो वो बुक जो है आपको बहुत हेल्प करेगी, उसी के अंश है ये, कि वहाँ पर मैंने लिखा है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है व्हेन इट कम्स टू प्रेसी राइटिंग, जब प्रेसी राइटिंग की बात आती है। तो नंबर 1 पे है हैविंग रेड द होल पैराग्राफ। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो इसको पढ़ें, हिंदी माध्यम से तो नीचे वाला पढ़ें। हैविंग रेड द होल पैराग्राफ गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द प्रेसी। पहले आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। सबसे पहला काम ही क्या करना है? पैराग्राफ को पूरा पढ़िए, उसके बाद में आप उसका शीर्षक दीजिए। तो प्रेसी राइटिंग की पहली आवश्यकता
द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्री रिक्विजिट और प्रेसी राइटिंग इज दैट कि आपको प्रेसी राइटिंग में संक्षिप्तीकरण में एक शीर्षक देना होता है। लेकिन आनन फानन में आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने प्रेसी पढ़ी और प्रेसी पढ़ते पढ़ते आपको 2-3 लाइनों में ही एक अंदाजा हो जाएगा, एक सिक्स सेंस आपका डेवलप हो जाए और आपको लगे कि नहीं ये टाइटल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पूरा पढ़ें, हर चीज को तालमेल बिठा के देखें, लिंक करते हुए देखें कि मैक्सिमम बात किसकी हुई है, वही आपका टाइटल होगा। एक बात। दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स मस्ट बी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ड काउंट ऑफ द पैराग्राफ। अगर आपको इस प्रेसी राइटिंग का ये देखना है कि कितने शब्दों में करनी है, तो जितना भी प्रेसी राइटिंग में वर्ड्स हैं, जितना भी पैराग्राफ में वर्ड्स हैं, उसका लगभग 1/3 तो आपको समराइज करना है, लगभग 1/3 शब्दों में। जैसे 90 शब्द अगर हैं तो 30 वर्ड्स में आपको समराइज करना है। 100 हैं, लगभग 30-35 वर्ड्स में आपको समराइज करना, लगभग 1/3 भाग में इसका संक्षिप्तीकरण होना चाहिए। Make sure that the précis you write does not have too complex a vocabulary or is too complicated to understand। ये तो खैर मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वही वीडियो देखते हैं जनरली, है ना। ऐसा नहीं है, खैर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी की बात मैं कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे एक ध्यान दें कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, कहीं ऐसा नहीं है इंप्रेस करने के चक्कर में आपने बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने शुरू कर दिए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं पता है, संदर्भ नहीं पता है आपको कि ये इस संदर्भ में सही है कि नहीं है। देखो अंग्रेजी जिसको पता है, जिस व्यक्ति को अंग्रेजी आती है अच्छे से, तो वो तो आपकी आंसर शीट देख के ही अंदाजा लगा लेगा कि भाई इसने बेवकूफ बनाने का काम किया है या इसको वास्तव में इंग्लिश पे पकड़ है। तो आप डिफिकल्ट वर्ड से उसको इंप्रेस ना करें। प्रेसी राइटिंग में सहज शब्दों का, सिंपल शब्दों का सही संदर्भ में यूज करना है, ये तीसरे का मतलब है। ठीक है, अगला कह रहा है कवर ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर महत्वपूर्ण बिंदु को आपको कवर करना ही करना है। हर महत्वपूर्ण चीज को कवर करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रह ना जाए और कोई भी अनावश्यक बिंदु साथ ना आ जाए। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अनावश्यक बिंदु आना नहीं चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अवॉइड रिपीटेशन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। स्कूल में होता क्या था कि प्रेसी आपसे पूछी, संक्षिप्तीकरण आपने किया, तो आपने क्या किया, 4-5 लाइन्स अगर दे रखी हैं तो आपने एक लाइन उठाई शुरू की, एक लाइन उठाई बीच की, एक उठाई लास्ट की, और आपको लगता था कि बड़ा आसान काम है, इससे आसान तो कोई टॉपिक अंग्रेजी में हो ही नहीं सकता। लेकिन सही प्रेसी राइटिंग का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। आपको इस अप्रोच को बिल्कुल नहीं अपनाना है कि आप फर्स्ट लाइन ले लेंगे, बीच की लाइन ले लेंगे, लास्ट की लाइन ले लेंगे। आप यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे कि प्रेसी राइटिंग में रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करना है, आपको सही चीजों का यूज करना है, अनइंपॉर्टेंट डिटेल्स को ओमिट कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो रिपीटेशन कई बच्चों को नहीं पता होना, तो वो क्या करते हैं कि एक लाइन आगे वाली लाइन समझ में नहीं आ रही तो उसको रिपीट कर देते हैं। बहुतों की टेंडेंसी है ये। मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो बच्चों के ये व्यूज हैं कि भाई सर हम लोग क्या करेंगे कि लाइनें उठा लेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिपीट कर देंगे, अगले को क्या ही पता लगेगा। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज लिख दी आपने एक बार, वो दोबारा घुमा फिरा के नहीं लिखना है। ठीक है, अगला स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज ना करें। आजकल तो देखो जेन जी हैं, 1995 से लेकर 2000 के लगभग 2010 तक मान लो, ये जनरेशन जिनका जन्म इस अवधि में हुआ है उसको हम जेन जी के नाम से जानते हैं। और जेन जी जो हैं वो व्हाट्सएप के संपर्क में हैं, चैट उनकी अलग ही रहती है, वो अलग ही तरीके से यूज करते हैं, है ना। तो कहीं आप उस हैबिट में, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी इन्हीं तरह के कैरेक्टर्स का यूज कर दें, कहीं पर मन किया @ लगा दिया, कहीं पर हैशटैग लगा दिया, है ना। ये कुछ नहीं लगाना है, ये सब चीजें ये जनरली नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कीप अ ट्रैक ऑफ द टेंसेज यू यूज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ये भी ध्यान रखना है कि आपने फर्स्ट लाइन प्रेजेंट में यूज कर ली, अगली लाइन भूल गए, फ्यूचर में चल दिए, अगले में फिर भूल गए, फिर प्रेजेंट में आ गए, फिर फ्यूचर में चले गए, फिर पास्ट में चले गए, ऐसा नहीं करना है। प्रेसी जो होती है आमतौर पर जिस पैराग्राफ की प्रेसी होती है, कोई भी पैराग्राफ होता है वो जनरली एक ही टेंस में होता है, जनरली एक ही टेंस में होता है। ठीक है, डिमांड के अनुसार तो खैर टेंस चेंज भी हम करेंगे, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है नंबर 8, डू नॉट गिव योर ओन ओपिनियन ऑन क्रिटिसिज्म। अपनी खुद की राय ना दें, अपनी खुद की राय नहीं देनी है बिल्कुल भी।
आप बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे कि आपको मन में आ गई ये बात लिखनी है, आपको सुझाव ध्यान आ गया सुझाव लिख दिया ना। प्रेसी राइटिंग, स्टिक टू द कंटेंट। जो कंटेंट दे रखा है उसी से चिपक कर रहें। जो आपको पैराग्राफ में दे रखा है वही इंफॉर्मेशन यूज करनी है, अपनी तरफ से कोई डिटेल वहां पे डालनी नहीं है। एब्रेविएशंस का यूज नहीं करना है। कई बार बच्चों को लगता है संक्षिप्तीकरण तो करना ही है, क्यों ना मैं 3-4 शब्दों को मिला के एक एक लेटर से इंगित कर दूं। जैसे मान लो आपको लिखना है ह्यूमन बीइंग, और आप में से कोई कलाकार ऐसा निकला कि ह्यूमन बीइंग को एच लिखा और ये बी लिखा, ये ह्यूमन बीइंग हो गया। बेटा इसको प्रेसी नहीं बोलते। संक्षिप्तीकरण का मतलब शब्दों का संक्षिप्तीकरण नहीं है, वाक्यों का संक्षिप्तीकरण है, पैराग्राफ का संक्षिप्तीकरण है। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक दो बातें और हैं। एक कह रहा है डू नॉट एंटर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चंस फॉर्मेट इन प्रेसी। आप कभी भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, कल को आपकी आत्मा ये कहने लग जाए कि यार ये क्या हो रहा है ना। एक आयरोनिकल वे में आपने कहीं प्रश्न ही पूछ लिया, कोई समस्या पे पैराग्राफ है और आपने कह दिया कि कब तक चलेगा ऐसा, तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। प्रश्न नहीं पूछने हैं आपको, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज करना है, असर्टिव सेंटेंस का यूज करना है। डू नॉट फोकस ऑन एनी वन पॉइंट फॉर वेरी लॉन्ग। एक ही बिंदु पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। एक्चुअल में चर्चा करने का विषय ही नहीं है। जब मैं प्रेसी करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सी बात जो है वो यूज करनी है, कौन सी बात ड्रॉप कर देनी है। तो यहां एक ही बिंदु पर चर्चा नहीं करनी है। कीप द इंफॉर्मेशन एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। आपकी सूचना इतनी सटीक हो जितनी कि आप कर सकते हो। आपके सामर्थ्य अनुसार सूचना को एकदम सटीक रखें, टू द पॉइंट ही लिखना है। तो बेटा मोटी मोटी बातें आपको मैंने समझा दी कि प्रेसी में क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीजें आपको यहाँ यूज करते समय ड्रॉप करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रेसी करवाता हूँ। एक प्रेसी आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके जिन बच्चों ने पहले से प्रेसी राइटिंग की हुई है वो कोशिश कर लें कि ये प्रेसी आपसे कैसे बनेंगी, उसके बाद में तरीका देखिएगा कैसे बनाना है। मैं एक बार हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद बना के देख लीजिए। लेटर ऑन विल डिस्कस, ठीक है। अब देखो साहब क्या कहना चाहता है। टीचिंग इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन। कई बच्चे तो यहीं से टाइटल निकाल लेते हैं, टीचर गॉड ऑन अर्थ, है ना। टीचर, टीचिंग नोबलेस्ट प्रोफेशन, ऐसा नहीं होता है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा टाइटल जो है वो शुरू की लाइनों से, 2-4 लाइनों से नहीं निकालना है, पूरा पढ़ने के बाद शीर्षक देना है। तो पहले इसको ट्रांसलेशन बता देता हूं मैं आपको कि क्या कहना चाहता है। टीचिंग जो है वो नोबलेस्ट प्रोफेशन है। टीचिंग, अध्यापन सबसे उत्तम जितने भी काम हो सकते हैं उनमें से एक है। अ टीचर परफॉर्म्स द सैक्रेड ड्यूटी। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, लिख लीजिएगा। सैक्रेड का मतलब है पवित्र। एक अध्यापक जो है वो एक पवित्र कर्तव्य करता है, क्या? मेकिंग इज स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल। और वो पवित्र कर्तव्य क्या है? अपने विद्यार्थियों को क्या बनाना? अपने विद्यार्थियों को बनाना, क्या बनाना है? रेस्पॉन्सिबल बनाना। अपने विद्यार्थियों को जिम्मेदार बनाने का पवित्र कर्तव्य। फिर क्या है? कंपैशनेट, दयावान, दयाशील, उदार, लिख लेना। काइंड एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासित। तो एक अध्यापक जो है वो परफॉर्म करता है क्या? पवित्र कर्तव्य निभाता है। किस चीज का? अपने विद्यार्थियों को बनाने का। क्या? जिम्मेदार, उदार और अनुशासित। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, लिख लीजिएगा इस बात को। अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त या के अलावा। डेवलपिंग का मतलब है विकसित करना। डेवलपिंग का मतलब क्या है? विकसित करना। देयर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है बौद्धिकता। तो अपने बौद्धिकता को, बुद्धिमत्ता को डेवलप करने के अलावा अ टीचर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। टीचर जो है वो जिम्मेदार होता है। मतलब केवल टीचर अपने बच्चों का इंटेलिजेंस बढ़ाएगा, केवल ऐसा नहीं है, वो जिम्मेदार होता है इनकलकेटिंग द क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप। इनकलकेट का मतलब भरना मान लो, क्वालिटीज का मतलब गुण, गुड सिटीजनशिप मतलब अच्छे नागरिक, क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता, पोलाइटनेस विनम्रता, एंड एटिकेट और शिष्टाचार। तो केवल ये नहीं है शिक्षक का जिम्मेदारी कि वो अपने विद्यार्थियों में इंटेलेक्ट को डेवलप करे। एक टीचर जो है वो जिम्मेदार होता है उनमें अच्छे नागरिक, स्वच्छता, विनम्रता और शिष्टाचार के गुणों को भरने के लिए भी। दीज वर्च्यूज, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, और साथ साथ में लिख लेना
वर्च्यू का एंटोनिम अगर परीक्षा में कहीं पूछ ले आपसे तो ये होता है वाइस। वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण और वाइस का मतलब होता है अवगुण या दुर्गुण। ठीक है, वाइस का मतलब क्या है? दुर्गुण, अवगुण, और वर्च्यू का मतलब क्या है? सद्गुण। क्या कह रहा है आगे? दीज वर्च्यूज, ये जो सद्गुण बताए हैं, ये जो अच्छे अच्छे गुण बताए हैं ना टीचर की क्वालिटीज के, ये आसान नहीं है टू बी इम्बाइब्ड। इम्बाइब का मतलब है अपनाना, है ना? मैं एकदम वही भाषा यूज कर रहा हूं जो तुम्हें समझ में आएगी। इम्बाइब का मतलब क्या है? अपनाना। तो ये आसान नहीं है अपनाना। कोई कह दे ये अच्छे गुण हैं तो तुम अपना थोड़ी लोगे। अच्छी चीजें ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है, बुरी चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। ओनली अ पर्सन हु हिमसेल्फ, केवल वही व्यक्ति जो खुद से, केवल वही व्यक्ति जो खुद से लीड्स अ क्वालिटी लाइफ, जो गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, करेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी, जो जिसकी विशेषता होती है सिंप्लिसिटी, मतलब एक साधारण जीवन व्यतीत करे, प्योरिटी, शुद्धता हो, रिजिड डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन हो, रिजिड का मतलब कठोर, कैन सक्सेसफुली कल्टीवेट दीज हैबिट्स इन हिज प्यूपिल्स, वो सफलतापूर्वक इन हैबिट्स को अपने विद्यार्थियों में डाल सकता है। समझना, केवल वही व्यक्ति जो खुद ऐसा क्वालिटी लाइफ व्यतीत करता है, जो ऐसा गुणवत्ता से भरा हुआ जीवन व्यतीत करता है, जो जिसकी विशेषता हो, करेक्टराइज का मतलब विशेषता हो, कि उसमें सिंप्लिसिटी भी हो, प्योरिटी भी हो, कठोर अनुशासन भी हो, वही व्यक्ति इन हैबिट्स को बच्चों में डाल सकता है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को सलाह देने चलते हो, किसी को ज्ञान देने चलते हो, तो पहले खुद को वो फॉलो करना चाहिए। आपने वो कहानी सुनी होगी कि मीठा छोड़ने के लिए किसी को कहा तो फिर उनको खुद को मीठा छोड़ना पड़ गया, तब जाके वो ज्ञान जो है फलीभूत होता है, वो बात है। फिर कह रहा है अ टीचर ऑलवेज रिमेन्स यंग एट हार्ट, दिल से टीचर हमेशा ही युवा बना रहता है। ऑल्दो ही में ग्रो ओल्ड एज, हो सकता है बूढ़ा होता चले, लेकिन बच्चों की संगत है, खिलते खिलखिलाते चेहरे, युवा चेहरे, उनके बीच रहकर टीचर भी अपने आप को युवा महसूस करता है। परपेचुअल कॉन्टैक्ट, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क विद बडिंग यंगस्टर्स, बडिंग यंगस्टर्स का मतलब है वो युवा जो अभी बडिंग है, बडिंग मतलब जैसे कली खिलती है उसको बड बोलते हैं। तो जो अभी अभी आए हैं, मतलब जो बच्चे मतलब नए नए बच्चे हैं, है ना, वो जो बच्चे जो अभी अभी मतलब अल्प आयु के बच्चे हैं, वो उन बच्चों की बात कर रहा है, उनके साथ लगातार संपर्क जो है वो उसे बनाकर रखता है हेल एंड हार्टी, मतलब बहुत ही स्वस्थ बना के रखता है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन डोमेस्टिक वरीज वे हैविली ऑन हिज माइंड, वे ऑन का मतलब होता है हावी हो जाना, वे का मतलब वैसे तो वजन होता है, लेकिन यहाँ पे हावी हो जाना। कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब घरेलू चिंताएं उनके दिमाग पर हावी हो जाती है, लेकिन डिलाइटफुल कंपनी का मतलब खुशनुमा संगत, डिलाइटफुल का मतलब हैप्पी कंपनी, संगति, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन मतलब भोले भाले बच्चों की, मेक्स हिम ओवरकम, वो मतलब ओवरकम करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो ये जो खुशनुमा संगत है बच्चों की, वो उनका जो ट्रेंजिएंट मूड होता है, ट्रेंजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, ट्रेंजिएंट का मतलब क्या होता है? क्षणिक। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो निराशा का जो क्षणिक मूड है उसको वो कंट्रोल करने में सहायता करता है। ठीक है, निराशा का जो क्षणिक, ट्रेंजिएंट का लिख लेना मोमेंट्री, या फिर इसका मतलब होता है फ्लीटिंग, क्षणिक। आपको ढंग के वर्ड्स, मतलब अगर सिनोनिम्स आएंगे, एक वन वर्ड वाला थोड़ा सा ठीक होगा आपका सेगमेंट, तो आप ये अच्छे से कर पाओगे। डिस्पेयर का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अपने शब्दों का यूज करना है, अपने तरीके से लिखना है, कॉपी करनी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, कॉपी नहीं करनी है, वर्ड्स की एज इट इज नहीं लिखना है। ठीक है, तो कई बार घरेलू चिंताएं जो हैं, उसके क्षण जो हैं वो उसके दिमाग पर हावी हो जाते हैं टीचर के, लेकिन फिर भी जो भोले भाले बच्चों की संगति में वो रहता है, इस कारण से वो निराशा के जो क्षणिक मूड है उसका, उस पर काबू पा लेता है। एक बार मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आपने समझ भी लिया है, इसका प्रेसी आप खुद से करके देखिए। अब आपको समझ में आ गया तो प्रेसी आपकी अलग बनेगी, पहले आपने कुछ लिखा होगा तो वो प्रेसी आपने अलग बनाई होगी, है ना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे तरीका है सही इसका करने का। करिए देखें।